CBSE क्लास 12 फिज़िक्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास नंबर 3 में। क्वेश्चन हमारे पास है 2026 में 1 मार्क का। अ वायर इज़ ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड टू मेक इट 100% लॉन्गर, इट्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय। एक वायर है, उसको हमने 100% लॉन्गर कर दिया है, बढ़ा दिया है उसकी लेंथ। तो हमें बताना है। देखिए, जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं तो परसेंटेज ऑफ, इंक्रीज्ड बाय इतना परसेंट ऑफ इनिशियल, तो इसमें थोड़ी दिक्कत होती है कि हमें डायरेक्ट मतलब परसेंटेज लेना है किसी का या परसेंटेज को प्लस भी करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक वायर है, मान लेते हैं AB, उसको स्ट्रेच कर दिया गया, मान लेते हैं AC। कितना स्ट्रेच किया गया? तो 100% स्ट्रेच किया गया। तो 100% लॉन्गर मतलब वो जितना था उसका 100%, मतलब ये 200% हो गया, मतलब 2 टाइम्स। ठीक है, तो मान लेते हैं इनिशियल लेंथ L थी, तो जो फाइनल होगा L1 वो आ जाएगा 100%। तो L तो होगा ही होगा, बाकी 100% ऑफ L भी जुड़ जाएगा। परसेंट किसी का होता है तो 100% ऑफ L, तो 100% ऑफ L ही होगा, तो L प्लस L इक्वल टू 2L, 2 टाइम्स। तो थोड़ा बस आपको इसको समझना था, और उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए, इनिशियल लेंथ मान लेते हैं L1, तो मैंने इनिशियल को ही L1 माना है, तो L ले लेते हैं। लेट इनिशियल एरिया A हो गया, फाइनल लेंथ L2 हमारा 100% लॉन्गर मतलब 2L हो गया, और सेम वायर इज स्ट्रेच। अब वायर सेम है तो उसकी वॉल्यूम सेम होगी। तो यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास होता क्या है? एरिया इंटू लेंथ। तो अगर लेंथ हमारी इंक्रीज हुई तो एरिया को डिक्रीज होना होगा, तभी वॉल्यूम हमारा सेम होगा। तो वॉल्यूम सेम करने के लिए जो हमारा लेंथ है वो 2L हो गया, तो जो एरिया हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, A/2 हो जाएगा, तभी हम लोग इंटू करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल होगा, और यहाँ पर हमारा वॉल्यूम AL के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर एरिया हमारे पास A/2 हो गया। तो बस अब हमें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस का चेंज हमसे पूछा है, तो जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा R1 इज इक्वल टू रो L1/L1, और R2 हो जाएगा रो L1/A1 L2/A2। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो बस हमारे पास रो और रो कैंसिल होगा, सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी सेम होगा। तो यहाँ पर R1/R2 हम लोग निकालेंगे, तो L1 की जगह यहाँ पर मैंने रख दिया L, और यहाँ पर जो हमारा A1 की जगह A आ गया। अब देखिए A2 की जगह A/2 है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 4 लिखा है। मैं यहाँ पर थोड़ा आपको बता देता हूँ 4 कैसे आया। तो देखिए L1 की जगह तो L हो गया, A1 की जगह A, अब A2 की जगह हो जाएगा A/2, और यहाँ पर L2 की जगह 2L, तो ये 2 नीचे आएगा तो 4 यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है। तो R1/R2 की वैल्यू 1/4 आ गई, लेकिन हमें बताना क्या है? इंक्रीज़ कितना हुआ। तो परसेंटेज इंक्रीज़ क्या होता है? तो परसेंटेज इंक्रीज़ होता है कितना इंक्रीज़ हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। तो इंक्रीज़ कितना हुआ? R2/R1, तो R2 यहाँ से 4R1 आ गया है, तो 4R1 माइनस R1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। हमेशा ओरिजिनल क्या था? ए बी था, लेंथ L का, तो रेजिस्टेंस R1। इसको बस आप सिंप्लीफाई करिएगा तो 300% आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। तो हमारे पास 300% आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द करंट इन द कंडक्टर। देखिए, जो कंडक्टर हमारे पास होता है, जब उस पर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो वहाँ पर वो रैंडम मोशन में मूव करते हैं, रैंडम डायरेक्शन में। तो वहाँ पर किसी भी एक डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो हमारी 0 होती है, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर जब करंट होता है तो करंट में वो क्या करते हैं? इसी रैंडम मोशन के साथ ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। तो जो मतलब जो कंडक्टर में, या हम लोग कह सकते हैं मेटल वायर में जो करंट होता है कंडक्टर में, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही होता है, थर्मल वेलोसिटी के कारण नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गिव रीज़न द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली अ फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड फॉर करेंट्स इन द रेंज ऑफ अ फ्यू एम्पियर। ठीक है, तो जब कुछ एम्पियर का करंट पास करता है तो कितना हमारा स्पीड होता है? तो वो कुछ पर सेकेंड ही होता है, बहुत ही कम होता है। एवरेज जो होता है हमारा वेलोसिटी, जिसको ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग कहते हैं। हाउ देन इज़ द करंट इस्टेब्लिश्ड ऑलमोस्ट द इंस्टेंट अ सर्किट इज क्लोज। देखिए, जब हम लोग बटन दबाते ऑफ करते हैं अपने घर में,
ऑन या ऑफ़ करते हैं, तो एक्चुअली वो हम लोग क्या करते हैं, जो सर्किट है उसको हम लोग क्लोज़ करते हैं या ओपन करते हैं। जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं, सर्किट क्लोज़ हो जाता है, करंट फ्लो होता है। ऑफ़ करते हैं तो हमारा जो सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो करंट फ्लो नहीं होता है। तो जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं वैसे ही बल्ब जल जाता है, लेकिन जो हमारा स्विच बोर्ड है और वहाँ से जो तार जा रहा होगा, जो हमारा फिलामेंट बल्ब है वहाँ पर, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ तक नहीं जा पाएंगे इतनी जल्दी। 1 सेकंड से भी कम समय में बल्ब ऑन हो जाता है। वो बहुत धीरे धीरे यहाँ ड्रिफ्ट करेंगे, बहुत धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, तो शायद 3 मीटर लंबा वायर था, तो उसमें लगभग 7.5 घंटे लग जाते हैं, मतलब घंटे लग जाते हैं बिल्कुल वहाँ तक पहुँचने में। तो फिर 1 सेकंड से कम में भी लाइट कैसे जलता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे इसके फिलामेंट से, तो फिर वहाँ पर वो हीट जनरेट होगा जिससे बल्ब जलेगा। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो फिलामेंट होता है उसके सामने भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ज़रूरी नहीं ये स्विच वाले या ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक जाएँ। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहले से ही, वो इलेक्ट्रॉन्स तुरंत टकरा जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे आप स्विच ऑन करते हैं वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह से अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, और जब वो इस्टेब्लिश हो जाती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, ईएम वेव प्रोपेगेट करती है, तुरंत इस्टेब्लिश हो जाती है, तो जो सामने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही ड्रिफ्ट शुरू कर देते हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन, हर हिस्से का इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली ड्रिफ्ट करता है, तो ये तुरंत टकराते हैं और तुरंत एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, हीट में वो फिर हमें जलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, लाइट देता है। तो ये हमारे पास रीज़न है। और दूसरा है कि द असर्शन दैट V इज इक्वल टू आई आर इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ नॉट ट्रू। देखिए V इक्वल टू आई आर हमेशा ट्रू नहीं होता है, लिमिटेशंस में हमने जाना था वाई, इसको भी हम लोग को बताना है, पिछली क्लास में हमने देखा था इसको। तो एक बार हम लोग इसको देखते हैं। रीज़न है तो आपको इंग्लिश अच्छे से बनानी है, सब कुछ लिखना है। तो यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज established throughout the circuit almost instantly with the speed of light causing at every point a local electron drift। तो इंस्टेंटली, तुरंत स्पीड ऑफ लाइट से पूरे जो हमारे पास वायर है वहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, और हर जगह, हर हिस्से में लोकल इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है। Establishment of current does not have to wait for electrons from one end of the current traveling to the other end। तो करंट ऐसा नहीं कि उसको वेट करना होगा, इलेक्ट्रॉन जो स्विच बोर्ड के सामने है वो जब मूव करेंगे और पहुंचेंगे, वो तुरंत हमारे पास आ जाता है सर्किट में, तो उसको वेट नहीं करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर ट्रैवलिंग टू द अदर एंड। हाउएवर इट डज टेक अ लिटिल वाइल फॉर द करंट टू रीच इट्स स्टेडी वैल्यू। तो थोड़ा सा समय लगता है स्टेडी वैल्यू होने के लिए, जैसे आपने क्वेश्चंस भी देखे होंगे रेजिस्टेंस के, कि पहला करंट इतना था, फिर थोड़ी देर में स्टेडी वैल्यू वो अटेन किया, तो तब रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा। तो थोड़ा समय लगता है स्टेडी वैल्यू के लिए, लेकिन वो इस्टेब्लिश हो जाता है तुरंत, घंटों नहीं लगते हैं, और हमारा जो बल्ब है वो जल जाता है। ठीक है, तो मेन रीज़न हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश्ड इंस्टेंटली विद द स्पीड ऑफ लाइट। तुरंत, बहुत कम समय में तुरंत इस्टेब्लिश होता है और लाइट ऑन हो जाती है, या फिर पंखा चलने लगता है, जो भी वहाँ पर रजिस्टर है वो अपना काम करता है। अगला हमारे पास है कि द ओम्स लॉ असर्ट्स दैट द प्लॉट ऑफ V वर्सेज I इज लीनियर। V इक्वल टू आई आर में V वर्सेज I वर्सेज V लीनियर होगा, दैट इज R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V। ठीक है, बट दिस कंडीशन इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर डायोड्स। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग लिख देंगे, जैसे डायोड हो गया। ठीक है, तो डायोड के लिए नहीं होता है, तो उसमें जब हम लोग रिवर्स करते हैं डायरेक्शन तो वहाँ पर करंट लगभग ज़ीरो आ जाता है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो टर्मिनल्स को रिवर्स करते हैं, तो इसलिए ये डायोड्स के लिए नहीं होता है, तो वो नॉट ट्रू हो गया डायोड्स के रेस्पेक्ट में देखें तो द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर डायोड्स, ओम्स लॉ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। A current of 4 ampere flows through a wire of length 1 meter and cross sectional area 1.0 millimeter square। यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ मीटर है पर यहाँ मिलीमीटर है। ठीक है, और अब यहाँ पर हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं, I की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है। When potential difference of 2 volt is applied across its ends, तो वोल्ट हमें पता है, वोल्टेज V इज इक्वल टू 2 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो हम लोग समझ जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, L भी है, A भी है, पर यहाँ पर R नहीं है, तो R हम लोग निकाल सकते हैं V इक्वल टू आई आर से। ठीक है, जैसे हमने R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 में कई बार R1 R2 नहीं दिया रहता है, पर I1 और I2 की वैल्यू दी रहती है और कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स रहता है, तो हम लोग वहाँ से R1 और R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमें R की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वन वेरिएबल वन इक्वेशन होगा, लेकिन यहाँ पर R की वैल्यू दी नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग करंट और वोल्टेज की मदद से यहाँ पर हम लोग R की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो गिवन लिख देंगे, 2 मार्क्स का, तो हम लोग गिवन और अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। करंट, तो हम लोग करंट नाम भी लिखेंगे और सिंबल दोनों लिखेंगे।
4 एम्पियर यूनिट का ध्यान रखिएगा। ये लेंथ हो गया। एरिया को यहाँ पर मैंने कन्वर्ट कर दिया है 1 मिलीमीटर में 10⁻³ तो 10⁻6 मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट में पहले ही कन्वर्ट कर देंगे वैल्यू पुट करने से पहले। और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल हमारे पास 2 वोल्ट हो गया। रेसिस्टिविटी हमें फाइंड करनी है, बस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आर हमें चाहिए था, तो चाहते तो आप आर अलग से कैलकुलेट भी कर सकते थे, यहाँ मैंने फॉर्मूला में ही लिख दिया। फिर सारी वैल्यूज़ को बस हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ आप गिवन लिख सकते हैं, फ्रॉम गिवन। और आप जब रेसिस्टिविटी हो जाएगा ओम मीटर, तो एंड में हमेशा यूनिट का जरूरी नहीं है सबकी यूनिट यहाँ पर हम लोग शो ही करें, लास्ट में बस हम लोग लिख देंगे सब ऐसा यूनिट में, तो ऐसा यूनिट में ही आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास रेसिस्टिविटी हो गया। चलिए अब हम लोग आज का कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं शॉर्ट में, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्वेश्चंस पर है। तो हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती क्या है या पावर क्या होता है? तो पावर हमारे पास होता है द एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, हीट हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं I²RT, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये पर यूनिट टाइम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर टी टेम्परेचर नहीं है, जनरली कैपिटल टी हमारा टेम्परेचर होता है, तो इसको स्मॉल टी कर देते हैं, स्मॉल टी टाइम। ठीक है, I²RT। तो जब हम लोग डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टाइम से, तो पर यूनिट टाइम जो हमारी हीट निकलती है या जो हमारा एनर्जी होती है पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं पावर। पावर का जो जनरल फार्मूला होता है वो VI होता है। उसके बाद फिर हम ओम्स लॉ से अलग अलग फार्मूला निकाल सकते हैं। तो पावर हमारे पास होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर डेल W वर्क डन, तो डेल W/डेल T। तो डेल W होता है IV/डेल T। इसका पूरा डेरिवेशन है NCERT में अच्छे से दिया हुआ है। आपको यहाँ पर मेन चीज़ याद रखनी है, P = IV या VI। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो सब बातें हैं। पर यहाँ पर डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है पावर = VI और IV। ठीक है, पावर होती है पर यूनिट टाइम। तो अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बतानी है तो बस इसको टाइम से इंटू कर देंगे, P × T, तो H = VIT। ओके, तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, ओम्स लॉ हमारा V = IR होता है। तो हम लोग बस इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो हमारे पास 2 इक्वेशन और निकल जाएगी, पावर = I² R या फिर पावर = V²/R। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि पावर किसके प्रोपोर्शनल है। अगर इस फॉर्मूला में देखें तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, और ये फॉर्मूला में देखें तो पावर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कांस्टेंट क्या है। अगर I कांस्टेंट है हमारे पास, तो हम लोग ये इक्वेशन लेंगे और पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगी। जब भी हमारा सीरीज़ कनेक्शन होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है तो पावर भी बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर करंट कांस्टेंट होता है। और अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, पावर = V²/R, तो यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट होगा, तब पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगी। तो यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट मतलब पैरेलल कनेक्शन, जैसे घर की वायरिंग होती है, तो घर की वायरिंग में जो हमारा वोल्टेज होता है वो सेम होता है, हर अप्लायंस को सेम वोल्टेज मिलता है। तो किसी अप्लायंस का रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसका पावर उतना ज़्यादा, मतलब वो पावर डिसिपेट करेगा। और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पावर हमारे पास कम होगा, पर जब हमारा वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं। तो पावर लॉस इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर कैरिंग अ करंट I, इसको पावर लॉस या ओमिक लॉस भी बोलते हैं। इट इज़ दिस पावर दैट हीट्स अप, फॉर एग्जांपल द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब टू कैंडेसेंस रेडिएटिंग आउट ऑफ हीट एंड लैम्प। ठीक है, तो ये क्या होता है, यही पावर होती है जो हीट करता है बल्ब को। ठीक है, और जो हीट और लाइट रेडिएट होता है बल्ब से, हमें रोशनी मिलती है। ओके, अब यहाँ देखिए कि जब रेजिस्टेंस घटता है तो हमारा पावर इंक्रीज़ होता है। इसलिए मान लीजिए 100 वाट का बल्ब है और हमारे पास 40 वाट का बल्ब है, तो यहाँ पर पावर ज़्यादा है। तो पावर ज़्यादा है तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। तो 100 वाट बल्ब का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है 40 वाट के बल्ब से। सब कुछ बातें हैं प्रैक्टिकल। बाकी जो मेन हमें एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस आए हैं। और VI हमारे पास इक्वेशन है, VI हो गया I² R या V²/R, और इन सब में T लगा देंगे तो वो हीट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी। Where does the power come from? We need an external source to keep a steady current through the conductor. तो जब कंडक्टर में हम लोग को एक स्टेडी करंट चाहिए तो हमें एक एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होता है, बैटरी। इट इज़ क्लियरली दिस सोर्स विच मस्ट सप्लाई दिस पावर। तो पूरी जो सर्किट में पावर कौन देता है, तो वही सोर्स या बैटरी देती है। इन सिंपल सर्किट्स केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल इज सप्लाइज द पावर फॉर एज लॉन्ग एज इट कैन। जब तक अंदर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स, केमिकल रिएक्शन होता है तब तक वो कांस्टेंट पावर सप्लाई करती है। दिस एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस R कम्स फ्रॉम द केमिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जो एनर्जी डिसिपेट होती है जिसके कारण हमें लाइट मिलती है, तो वो यही केमिकल एनर्जी होती है जो बैटरी से हमें मिलती है। तो पावर = VI होता है। ठीक है,
तो ये हमारे पास थ्योरी हुआ, बहुत शॉर्ट में किए, बहुत सारी बातें हैं पर अभी हम लोग बहुत शॉर्ट में चल रहे हैं। और अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 एक बार आप देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है और वो रेटेड है 2.2 किलोवाट। ठीक है, मतलब जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है तो जब वो डिब्बे में बंद होता है या जब आता है तो उसमें उसकी रेटिंग लिखी होती है। तो 2.2 किलोवाट रेटिंग है और 220 वोल्ट, और उसको ऑपरेट किया है 110 वोल्ट सप्लाई में। मतलब जो रेटिंग थी उससे कम में हमने उसको ऑपरेट किया है। तो हमें उसकी रेजिस्टेंस निकालनी है और हीट प्रोड्यूस, और वो कितना हीट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम लोग उसकी रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग ये रेटेड वोल्टेज हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि उसकी जो एक्चुअल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, तो 220 वोल्ट। तो हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और फिर आगे जब हम लोग हीट प्रोड्यूस करेंगे, हीट प्रोड्यूस तो हम लोग एक्चुअली सप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम लोग घर पे लाए और उसको 110 वोल्टेज सप्लाई पे ऑपरेट किए तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो वहाँ पर हम लोग ये वोल्टेज लेंगे। तो इसका हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये वोल्टेज जो हमारे पास है इसकी मदद से तो हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और रेजिस्टेंस फिर यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो एक बार आप इसको देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पावर हमें दी हुई है, इसको हमने एसआई यूनिट में चेंज कर लिया। अब जो रेटेड वोल्टेज है उसको वी आर से रिप्रेजेंट किया और जो एक्चुअल वोल्टेज है मतलब जो हमने अप्लाई किया उसको सिंपल वी से हमने किया है। और 10 मिनट के लिए उसको तो 10 से इंटू करेंगे, तो यहाँ पर 10 से नहीं हम लोग सेकेंड मतलब एसआई यूनिट तो 600 सेकेंड। अब पहले हम लोग सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे जो पूछा गया है। तो रेजिस्टेंस, तो पावर हमारे पास दी हुई है, पावर क्या होता है वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 22 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया। अब ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से जो हम लोग एक्चुअल वोल्टेज पे इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो हम लोग को हीट मिल जाएगी। तो हीट प्रोड्यूस क्या होता है, पावर इंटू टाइम। हीट होता है पावर इंटू टाइम और पावर होता है हीट पर यूनिट टाइम। तो हीट के फॉर्मूला में टी आता है, पावर में नहीं आता है। तो पावर वी स्क्वायर बाय आर और टी, और यहाँ पर 110 का स्क्वायर मतलब जो हमारे पास वोल्टेज है जिस पर ऑपरेट किया है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट किया, टाइम को एसआई यूनिट में लिया, सब एसआई यूनिट में, तो आंसर भी आपका एसआई यूनिट में आएगा जो कि जूल है। तो हम लोग यहाँ पर 330 किलो जूल्स लिख सकते हैं या फिर हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं साइंटिफिक फॉर्म में एसआई यूनिट के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 हीटर्स रेटेड एज P1V, मतलब 2 हीटर है, उसकी रेटिंग क्या है P1 पावर और V वोल्टेज, और दूसरे हीटर की रेटिंग है P2V। आर कनेक्टेड इन सीरीज, उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है अक्रॉस अ डीसी सोर्स ऑफ V/2 वोल्ट। तो उसका वोल्टेज V/2 है। द पावर कंज्यूम बाय द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी। तो ये क्वेश्चन 2026 में 1 मार्क का पूछा गया था, एक बार आप इसको ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किसी भी अप्लायंस के पीछे जो मेंशन पावर होता है वो यह बताता है कि अप्लायंस चालू होने पे हर सेकंड कितना बिजली का वो उपयोग किया, उसी से बिजली का बिल आता है कि कितना करंट वो ले रहा है सर्किट से। ठीक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कितना वो करंट सोर्स से ले रहा है। तो बिजली का बिल जो आता है, तो मान लीजिए 1000 वाट का कोई उपकरण है, 1 घंटे तक वो चलता है तो 1 यूनिट का खर्च आता है, इसको बोलते हैं किलोवाट आवर। ये 1 किलोवाट हो गया। तो 1 वाट होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो बिजली का दबाव उस उपकरण में प्रेशर बताता है वोल्टेज, और उस करंट में बहने वाली बिजली बताता है एम्पियर। तो ये कुछ प्रैक्टिकल है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 रेजिस्टेंस, हीटर रेजिस्टेंस, तो ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, इसका रेटिंग यहाँ मैंने लिख दिया। और पावर क्या है, मतलब वोल्टेज क्या है जो सोर्स से ये लोग कनेक्टेड है V/2। तो यहाँ पर पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाय आर। तो R1 के लिए हो जाएगा V स्क्वायर बाय P1 और यहाँ पर V स्क्वायर बाय P2। ठीक है, अब जो हमारे पास R इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट हमारे पास हो जाएगा R1 प्लस R2। तो ये हमारे पास हो गया R इक्विवेलेंट। तो हमने जो R इक्विवेलेंट निकाला वो हमने इनकी मदद से निकाला, जो रेटिंग हमारे पास थी। पिछली बार भी जो हमने R निकाला था, आपको ध्यान है, वो हमने रेटिंग से निकाला था, जो रेटेड वोल्टेज हमारे पास है। उसी तरह यहाँ पर जो हमारे पास रेटेड वोल्टेज है V और V, इसी के अनुसार हमने R इक्विवेलेंट को कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं पावर टोटल क्या आएगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन हमारे पास है पावर कितना कंज्यूम होगा। तो अब जब हम लोग को इसकी रेजिस्टेंस पता चल गई, तो अब हम लोग इसको V/2 वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमारा वोल्टेज V/2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए
पावर हो जाएगा V सोर्स, एक्चुअल जो हमारे पास सोर्स का वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, तो V/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट इतना है, वेरिएबल्स थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी अब मैथ्स का कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा P1 P2/4 P1 प्लस P2, जो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है असर्शन रीजन टाइप। टू इलेक्ट्रिक हीटर्स ऑफ पावर P1 एंड P2 आर जॉइंट इन सीरीज अक्रॉस अ DC सोर्स वोल्टेज V। पहले जैसा क्वेश्चन है, बस वहाँ पर DC सोर्स वोल्टेज V है और यहाँ पर V/2 दिया था, वरना सीरीज कनेक्शन ही है और दोनों हीटर्स हमारे पास हैं। रेटिंग भी P1 P2 है, पर यहाँ दिया हुआ है कि जो P2 है वो ज़्यादा है। द पावर कंज्यूम बाय द कॉम्बिनेशन विल बी लेस देन दैट कंज्यूम्ड बाय P1 व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द सेम सोर्स। ध्यान से पढ़िए, यहाँ बोला जा रहा है तो ये दोनों जब सीरीज़ में कनेक्ट होंगे, ठीक है, तो इन दोनों का एक पावर होगा, मान लेते हैं पावर इक्विवेलेंट। तो जो पावर इक्विवेलेंट होगा वो कम होगा, विल बी लेस देन कंज्यूम्ड बाय P1 व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द सेम सोर्स। तो जब सिर्फ P1 को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो जो पावर लगेगा उस पावर से भी कम आएगा जब हम लोग कॉम्बिनेशन में इसको लगाएंगे। तो पावर कंज्यूम बाय द कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा वो P1 से भी कम होगा, और P1 सबसे कम है P1 P2 में। ठीक है, और रीज़न हमारे पास दिया है, द पावर कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिक डिवाइस व्हेन कनेक्टेड टू अ DC सोर्स ऑफ वोल्टेज V इज़ प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब जो पावर होता है हम लोग V वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं तो प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसको देखिए आप दो तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका तो आप रीज़न चेक कर लीजिए, क्योंकि रीज़न हमारा गलत है डायरेक्ट, क्योंकि जब V कांस्टेंट होता है तो पावर हमारे पास होता है V²/R। V कांस्टेंट है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो रीज़न गलत है। और जब भी हमारा रीज़न गलत होता है तो असर्शन सही होता है, क्योंकि चार ही ऑप्शन हमारे पास है तो C ही हमारे पास होता है। तो या तो आप ऐसे सोच सकते हैं, पर इसका एक कॉन्सेप्ट भी है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमारे पास जब वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है और जब P1 अकेला जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर P2 ग्रेटर देन हमारे पास P1 है, वोल्टेज हमारे पास सेम है। अगर आप यहाँ देखिएगा कि जब हमारे पास वोल्टेज सेम होता है तो हमारा पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमारे पास P2 ग्रेटर देन P1 है तो पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब R2 लेस देन R1 होगा, या फिर हम कह सकते हैं R1 बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास R1 बड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 से बड़ा होगा, क्योंकि R इक्विवेलेंट दोनों को जोड़ के बन रहा है। यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ पर जो P इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा V²/R इक्विवेलेंट, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 1/R इक्विवेलेंट इज़ लेस देन 1/R1, तो V²/R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू V²/R1, और P इक्विवेलेंट इज़ लेस देन P1। ठीक है, तो इसको मैं एक बार बताता हूँ। यहाँ डायरेक्ट हम लोग को कैलकुलेशन नहीं करना है, हम लोग का क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास P इक्विवेलेंट आ रहा है P1 और P2 को जो सीरीज़ में हम लोग लगाए, तो जब हमारे पास P इक्विवेलेंट आ रहा है तो P इक्विवेलेंट P1 से कम होगा, बस हमें इतना शो करना है। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे R इक्विवेलेंट का क्या रिलेशन है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जो R इक्विवेलेंट होगा वो R1 से बड़ा होगा, क्योंकि हमारे पास जो R इक्विवेलेंट है सीरीज़ में R1 प्लस R2, R1 को प्लस किए किसी के संग तो R1 से तो बड़ा होगा। अब यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही हमारा R इक्विवेलेंट बड़ा होगा R1 से, तो अगर हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/R इक्विवेलेंट, तो वो लेस हो जाएगा 1/R1 से। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 बड़ा है 2 से, तो यहाँ पर 1/3 हमारा लेस हो जाएगा 1/2 से। यहाँ पर नेचुरल नंबर है हमारे पास। ओके, अब जैसे हमारे पास ये हुआ तो हम लोग दोनों तरफ एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, V²। तो V²/R इक्विवेलेंट इज लेस देन V²/R, यहाँ R1 हो जाएगा। अब V²/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पावर इक्विवेलेंट, और पावर इक्विवेलेंट कम हो जाएगा P1 से, और यही बोला गया पावर इक्विवेलेंट कम है P1 से, मतलब असर्शन हमारा ट्रू है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो यहाँ मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की, बाकी असर्शन सही है, रीज़न गलत है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। When electrons drift in a conductor from lower to higher potential, does it mean that free electrons of conductor are moving in the same direction? तो यहाँ पर जब हमारे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं, जब आगे बढ़ते हैं,
तो यहाँ बोला गया कि ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सेम डायरेक्शन, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एकदम एक डायरेक्शन में एकदम अच्छे से चलेंगे। क्या ऐसा होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो क्या करते हैं, अभी भी रैंडम मोशन में ही रहते हैं, ठीक है। बस वो रैंडम मोशन के साथ ही हल्का हल्का ड्रिफ्ट करते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आंसर हो जाएगा नो, इट डज नॉट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। टू वायर्स पी एंड क्यू आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल। तो थोड़ा अब रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन है। तो दो वायर पी एंड क्यू है सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब हमारे पास जो रो हो जाएगा वो रो सेम हो जाएगा। द वायर क्यू हैज़ ट्वाइस द डायमीटर एंड हाफ द लेंथ एज दैट ऑफ वायर पी। ध्यान से देखिए, वायर क्यू का जो डायमीटर है वो हाफ है, ट्वाइस है, सॉरी। वायर क्यू का जो डायमीटर है वो ट्वाइस है और लेंथ क्या है, आधा है पी से। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर पी इज़ आर, अगर पी का रेजिस्टेंस आर है तो क्यू का रेजिस्टेंस क्या होगा? एक बार आप ट्राई करिए, 20-25 1 मार्क। तो यहाँ पर ध्यान से हम लोग करेंगे कि यहाँ पर मैंने शो किया है, पी से ही शो किया है 1-2 की जगह। तो पी हमारे पास वायर है, उसका लेंथ है एल पी। तो क्यू का लेंथ ट्वाइस है तो 2 डी पी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास यहाँ अगर देखिएगा तो क्यू का डायमीटर ट्वाइस है, तो एल का डायमीटर, पी का डायमीटर मैंने डीपी ले लिया, तो क्यू का ट्वाइस हो जाएगा 2 डीपी। और आगे बढ़ते हैं। द वायर क्यू हैज़ हाफ द लेंथ एस पी, तो पी के लेंथ का आधा, तो पी का लेंथ मैंने एल पी ले लिया, तो क्यू का लेंथ एल पी बाई 2 हो जाएगा। लिखा हुआ है दोनों सेम मटेरियल में है, तो यहाँ रो और रो। और यहाँ पर हमारे पास जो आर पी है वो आर के बराबर है, तो यहाँ पर आर क्यू रेजिस्टेंस ऑफ क्यू का है। तो यहाँ पर अगर आपको ध्यान होगा तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में हमारे पास आता है एरिया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर या पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले एरिया ऑफ पी निकाल लिया मैंने, तो पी हमारे पास क्या है, तो अगर आप देखिएगा तो डी पी है, तो डी पी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो पाई डी पी स्क्वायर बाई 4। और एरिया ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ क्यू हमारे पास है 2 डी पी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो हमारे पास है ए ऑफ क्यू, तो ए ऑफ क्यू में यहाँ पर डी पी की जगह हम लोग 2 डी पी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2 डी पी और नीचे भी 2 कैंसिल होगा, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ डी पी लिखा है। वैसे अगर मुझे इसको पूरा लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता। एरिया क्या होता है, पाई इंटू डायमीटर बाई 2, तो डायमीटर है 2 डी पी डी क्यू का और बाई 2, तो 2 कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया हो गया पाई डी पी का स्क्वायर। अब हमें बस रेजिस्टेंस देखना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पी के लिए ये हो जाएगा, हर जगह पी सबस्क्रिप्ट दे दिया है, और क्यू के लिए ये हो जाएगा, हर जगह क्यू सबस्क्रिप्ट दे दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हम लोग रेशियो निकालेंगे, तो देखिए रो और रो तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि सेम मटेरियल है। अब एल क्यू और ए क्यू, एल क्यू क्या है, आधा है, तो एल पी बाई 2, ए क्यू पाई डी पी स्क्वायर, ये हमने यहाँ देखा। फिर हम लोग ए पी और एल पी का वैल्यू एल पी ही रख दिया। उसके बाद बस इसे सॉल्व करना है। रेजिस्टेंस ऑफ पी हमारे पास आर दिया हुआ था, तो रेजिस्टेंस ऑफ क्यू हो जाएगा आर बाई 8। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से धीरे धीरे सॉल्व करिएगा। है 1 मार्क्स का ही, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी, कभी कभी क्या होता है कि हमारा आंसर सही आता है पर ऑप्शन हम लोग गलत मार्क करके आ जाते हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के। और अभी हम लोग थ्योरी नहीं, ज़्यादा क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं। और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अपने फिज़िक्स 12 CBSE बोर्ड में आगे बढ़ेंगे।